इस आर्थिक चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गंभीर और ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, ईएमआई का जाल। इसे बिल्कुल वैसे ही समझिए जैसे आप और मैं आमने सामने बैठकर आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का रिव्यू कर रहे हैं। हमारा एक ही टारगेट है, इस कर्ज के जाल से बाहर निकलने का एक बिल्कुल प्रैक्टिकल और सॉलिड रास्ता तय करना। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 39.1%। 2024 के आखिर तक भारत में घरेलू कर्ज जीडीपी का लगभग 40% हो चुका था। ये आंकड़ा देखकर क्या समझ आता है? यही कि अगर आज आप कर्ज में फंसे हैं तो ये कोई पर्सनल नाकामी नहीं है, ये इजी क्रेडिट की वजह से एक बड़ा सिस्टमिक इशू बन चुका है। पूरा सिस्टम ही कुछ ऐसा डिजाइन हुआ है कि लोग आसानी से इसमें फंस जाते हैं। आप इसमें अकेले नहीं हैं। तो इस बीमारी से निपटने के लिए हमारा आज का ट्रीटमेंट प्लान क्या है? हम 6 अहम टॉपिक्स कवर करेंगे। कर्ज के जाल को पहचानना, रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू डेट का फर्क, कर्ज चुकाने की सिस्टमैटिक स्ट्रेटजीज, कंसोलिडेशन का ऑप्शन, इमरजेंसी फंड बनाना और आखिर में अपनी आर्थिक आज़ादी वापस पाना। चलिए सबसे पहले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, डायग्नोसिंग द डेट ट्रैप। आइए देखते हैं कि ओवर लेवरेज्ड बजट के लक्षण क्या होते हैं। ये देखिए, 93%। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है ना? 50,000 से कम महीने की आमदनी वाले 93% लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए क्रेडिट कार्ड्स पर निर्भर हैं। मतलब, जब बेसिक राशन और पानी के लिए क्रेडिट कार्ड घिसना पड़े तो समझ लीजिए कि लाइफस्टाइल के खर्चे आमदनी से कहीं ज्यादा आगे निकल चुके हैं। असल में ये ईएमआई का जाल दिखता कैसा है? इसके कुछ आम साइंस हैं, जैसे एक लोन चुकाने के लिए नया लोन लेना, या फिर क्रेडिट कार्ड के भारी भरकम ड्यूज को पर्सनल लोन में बदल देना। और सबसे खतरनाक साइन, अगर आपकी आमदनी का 40 से 50% हिस्सा सिर्फ ईएमआईज में जा रहा है और इन्वेस्टमेंट्स या तो बिल्कुल रुक गए हैं या उनमें देरी हो रही है। ध्यान रखिए, जब इनकम का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज भरने में चला जाए तो आर्थिक लचीलापन बिल्कुल खत्म हो जाता है। बीमारी तो समझ आ गई, अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, रेवेन्यू वर्सेस नॉन रेवेन्यू डेट। कर्ज चुकाने से पहले उसे सही से पहचानना पड़ेगा। देखिए, एक फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि अपने लायबिलिटीज को समझिए। एक होता है रेवेन्यू जनरेटिंग डेट, यानी गुड डेट, जैसे होम लोन या एजुकेशन लोन, जो आगे चलकर आपके लिए वैल्यू बनाते हैं। और दूसरा होता है नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग डेट, यानी बैड डेट, जैसे क्रेडिट कार्ड्स और महंगी लाइफस्टाइल की ईएमआईज, जिनकी वैल्यू वक्त के साथ गिरती ही है। कर्ज मुक्ति के इस सफर में हमारा प्राइमरी टारगेट इस बुरे कर्ज को सबसे पहले जड़ से उखाड़ना है। तो आइए तीसरे स्टेप पर चलते हैं, सिस्टमैटिक डेट पे ऑफ स्ट्रैटेजीज। अब वक्त है प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट का। कर्ज चुकाने के मेनली 2 सबसे असरदार तरीके होते हैं, एवलांच और स्नोबॉल मेथड। इन दोनों का अपना अपना लॉजिक है। एवलांच मेथड उन लोगों के लिए बेस्ट है जो प्योर मैथमेटिक्स पर चलते हैं और सबसे ज़्यादा पैसा बचाना चाहते हैं। वहीं स्नोबॉल मेथड उनके लिए बेहतरीन है जिन्हें शुरुआत में साइकोलॉजिकल जीत और मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। आइए पहले एवलांच मेथड के मैकेनिक्स को समझते हैं। इसमें आपको अपने सभी लोन्स को उनके इंटरेस्ट रेट के हिसाब से एक लिस्ट में रखना है। सबका मिनिमम ड्यू तो भरना ही है, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा पैसा बचे उसे सीधा सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज पर डाल दीजिए। एक बार वो क्लियर हो जाए तो उसकी ईएमआई का अमाउंट अगले सबसे महंगे लोन में जोड़ दीजिए। पता है, क्रेडिट कार्ड्स पर सालाना 36 से 48% तक का ब्याज लगता है। इसे सबसे पहले खत्म करने से आप टोटल इंटरेस्ट में आसानी से 20 से 30% बचा सकते हैं। दूसरा फ्रेमवर्क है स्नोबॉल मेथड। इसमें हम ब्याज दर पर नहीं बल्कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर फोकस करते हैं। लिस्ट बनाइए सबसे छोटे बैलेंस से लेकर सबसे बड़े की। मिनिमम पेमेंट सबकी कीजिए, पर एक्स्ट्रा पैसा सबसे छोटे कर्ज को जल्दी से जल्दी खत्म करने में लगाइए। हार्वर्ड की रिसर्च बताती है कि जब हम एक छोटा लोन जल्दी क्लियर होते देखते हैं तो एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस आता है। ये शुरुआती जीत आपको इस मुश्किल सफर में टिके रहने की ताकत देती है। अब देखते हैं चौथा स्टेप, द कंसोलिडेशन ऑप्शन। ये टूल उन सिचुएशंस में काम आता है जब ईएमआई संभालना लगभग नामुमकिन लगने लगे। डेट कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आपके पास बहुत सारे महंगे लोन्स और मल्टीपल क्रेडिट कार्ड ड्यूज हैं तो उन सब को मिलाकर एक सिंगल कम ब्याज वाले लोन में बदल दीजिए। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हर महीने अलग अलग डेट्स और अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स ट्रैक करने का झंझट खत्म हो जाता है और ओवरऑल ब्याज का प्रेशर भी कम हो जाता है। पर यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी है,
कंसोलिडेशन अपने आप में कर्ज मुक्ति नहीं है। ये तभी सक्सेसफुल होगा जब आप नए लोन्स लेना तुरंत बंद कर दें। अगर आपने पुराने कार्ड्स क्लियर करके उन्हें दोबारा स्वाइप करना शुरू कर दिया, तो यकीन मानिए बिना डिसिप्लिन के आप एक और भी बड़े कर्ज के जाल में फंस जाएंगे। अब कर्ज की बीमारी दूर हो गई तो उससे बचने का इंतजाम भी करना होगा। 5वां स्टेप है बिल्डिंग एन इमरजेंसी फंड। ये आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। आर्थिक बचाव के लिए ये नंबर्स हमेशा ध्यान में रखिए। 3 से 6। आपको एक ऐसा इमरजेंसी फंड बनाना है जो आपके कम से कम 3 से 6 महीने के बेसिक खर्चों को कवर कर सके। और हाँ, ध्यान रहे कि इसमें आपकी करंट EMIs भी लाजमी शामिल होनी चाहिए। किसी भी अचानक आई मेडिकल इमरजेंसी या जॉब लॉस के वक्त यही फंड आपको दोबारा क्रेडिट कार्ड के जाल में गिरने से बचाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, इस पैसे को रखें कहाँ? इस फंड को हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट्स, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स या स्वीप इन FDs में रखना चाहिए। यहाँ रूल बिल्कुल क्लियर है, पैसा हाईली लिक्विड होना चाहिए, यानी जब जरूरत पड़े तो बिना किसी रुकावट के पैसा तुरंत आपके हाथ में आ सके। और आखिर में हमारे ट्रीटमेंट प्लान का 6वां और आखिरी स्टेप, रिक्लेमिंग फाइनेंशियल फ्रीडम। एक बार जब हेल्थ ठीक हो जाए तो उसे मेंटेन कैसे करें? कर्ज मुक्त होने के बाद और आगे दोबारा ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए एक सिंपल सा गोल्डन रूल अपना लीजिए, द 50-30-20 रूल। अपनी आमदनी का 50% जरूरतों के लिए, 30% अपने लाइफस्टाइल यानी ख्वाहिशों के लिए और 20% स्ट्रिक्टली सेविंग्स के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपकी सारी EMIs इस 50% वाली नीड्स कैटेगरी के अंदर ही फिट होनी चाहिए। अपने लाइफस्टाइल के लिए कभी भी अपनी सेविंग्स को मत छेड़िए। एक और सेफ्टी बेंचमार्क हमेशा याद रखिए, ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए कि आपकी टोटल EMIs कभी भी आपकी नेट मंथली इनकम के 30 से 40% को क्रॉस ना करें। अगर आपका EMI बर्डन इस बाउंड्री को पार कर रहा है तो समझिए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है और आपको अपनी फाइनेंशियल हेल्थ का तुरंत डीपली रिव्यू करना चाहिए। तो इस आर्थिक विश्लेषण को हम एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ यहां खत्म करते हैं। जरा शांति से खुद से पूछिए, क्या आपकी आने वाले कल की कमाई आपके लिए असल दौलत बनाने में जाएगी या वो सिर्फ आपके बीते कल के लाइफस्टाइल चॉइसेस का बिल चुकाने में खत्म हो जाएगी? कर्ज लेकर खर्च करने की इस आदत से बाहर निकलिए, एसेट्स बनाइए, वेल्थ क्रिएट कीजिए, क्योंकि यही तो असल आज़ादी है। सीखते रहिए और फाइनेंशियली स्मार्ट बनिए।